जैसे कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने एक कॉन्फ्रेंस में बताया कि उनके कांग्रेस के जितने भी बैंक अकाउंट है सारे फ्रीज कर दिए गए हैं। इसमें क्या बीजेपी का हाथ है? तो जैसे कि ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में बताया कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, जो कि बीजेपी के बीजेपी के बारे में बहुत गलत जोड़ा गया है उससे, कि उसके साथ बहुत ज़्यादा बीजेपी स्कैम किया है। इसमें कितनी सच्चाई है? तो इलेक्टोरल बॉन्ड से पहले, जब इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं था उससे पहले हमारे पास कौन सा डेटा देगा? कांग्रेस कहाँ से पैसा उठाई है या आम आदमी पार्टी कहाँ से पैसा उठाई है, कैसे पता चलेगा? कि पब्लिक को भी तो सोचना चाहिए, अगर बीजेपी को इसके साथ स्कैम करना होता तो ये रूल बनाता ही क्यों? जैसे 2018 से पहले कांग्रेस ये सब करता था, उसका कोई डेटा नहीं है अभी तक, उसने कितने पैसे लिए, किसने पैसे दिए। अगर ये रूल बीजेपी लाई है तो स्कैम कैसे हुआ? बड़े बड़े नेता कैसे तानाशाह हो गए? क्योंकि तानाशाह का मतलब क्या होता है? आप जाके, मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा आपको, आप जाइए नॉर्थ कोरिया चलिए, जो किम जोंग है, वहाँ पे देखिए तानाशाह का मतलब क्या होता है। बीजेपी के अगेंस्ट बात करते हैं तो मैं बोला तो आर्टिकल 370 हटा, तो क्या उसको तानाशाही बोलेंगे? नहीं, बिल्कुल ही बोल रहे। जब बात की जाए तो अभी अयोध्या में बहुत बड़ा मस्जिद बन रहा है और बहुत बड़ा कुरान रखा गया, तो क्या तानाशाही का मतलब हुआ? डिक्टेटरशिप का मतलब हुआ? डेमोक्रेसी का मतलब हुआ? डेमोक्रेसी का हुआ, राइट। तो जैसे कि केजरीवाल जेल गए तो ध्रुव राठी ने उनके बीजेपी के खिलाफ आकर सारा वीडियो बना दिया कि डिक्टेटरशिप हो रहा है इंडिया में, पीएम मोदी ये वो, बहुत सारा बात बोला, जो भी बोला बीजेपी के अगेंस्ट बोला। जब से ये लागू हुआ उस टाइम बोला गया इंडिया में पूरा अफवाह फैला था कि जितने भी मुस्लिम हैं सबको बाहर निकाल दिया जाएगा। जब उस टाइम गलतफहमी था तो गलतफहमी दूर करने के लिए उसको वीडियो बनाना चाहिए ना। किस सोच रहा है? जैसे CA ऐसे ही एक किसान भाई के लिए आंदोलन आया था जिसमें MSP के लिए अलाउ करें, उसमें भी बहुत सारे लोगों ने गुमराह करा था। लॉ में कुछ और था, समझाया कुछ और गया। वैसे CAA जब आया, बस एक वीडियो में इसमें क्लिप कर दूंगा जिसमें 2014 की इलेक्शन था, उसमें केजरीवाल जितने भी कांग्रेस, कांग्रेस हो गया, बीएसपी जितना भी है, सबको चोर पता नहीं क्या क्या बोले थे। आज वो सबसे मिले। हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू निक्सन टॉक। आज के सेशन में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जैसे कि कुछ दिन पहले एक वीडियो आया था ध्रुव राठी का, जिसमें डिक्टेटरशिप के बारे में बताया गया था, तो उसमें कितनी सच्चाई है, और उसमें उन्होंने केजरीवाल का पक्ष बहुत ज़्यादा लिया है। दोस्तों, मेरा एक क्वेश्चन है, क्या किसी पे अगर गुनाह है, किसी ने गलत काम किया है, उसको जेल भेजवाना क्या डिक्टेटरशिप में आता है? या किसी को बैंक अकाउंट अगर फ्रीज होता है एज पर इनकम टैक्स लॉ, तो इसको डिक्टेटर बोल सकते हैं? तो इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि क्या केजरीवाल सच में बीजेपी की वजह से जेल गए हैं या फिर कुछ गलत किए हैं। उनका जो भी डेटा है सब आपके सामने लाएंगे और आपके उस सब हर एक चीज़ के बारे में आपको क्लियर बताएंगे। आइए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। तो जैसे कि केजरीवाल अरेस्ट हुए हैं, तो ये तो इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर अरेस्ट हुआ है। तो क्या और ये भी बोला जा रहा है उनके समर्थकों द्वारा कि कोर्ट में उनका गुनाह अभी तक साबित नहीं हुआ है, फिर भी बीजेपी की वजह से वो जेल से नहीं निकल रहे हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है? सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहूँगा, आपने इतिहास से पहली बार बताया, तो इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई जेल जाके भी अभी तक रिजाइन नहीं दिया है। क्योंकि जिन पे जो भी जेल जाते हैं उनको पहले ही पता चल जाता है, चाहे कोई भी आप CM को उठाइए, पूरा अभी हेमंत सोरेन जी है जो उन्होंने भी रिजाइन दे दिया था पहले। इतिहास में पहली बार हो रहा है कि बिना रिजाइन दिए हुए अभी जेल से ही वो अपनी सरकार चला रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी। दूसरा और मैं बताऊंगा, जो कानून होता है सबके लिए बराबर होता है, उसमें ये नहीं देखा जाता है कि चुनाव कब है और आपका टाइम, आपके हिसाब से कभी भी मुकदमा या नहीं चलाना मतलब पड़ता है, एज पर कानून चलता है। और मैं आपके समक्ष में ये बात सुनाना चाहूँगा, हाई कोर्ट में ED का रिमांड और अरेस्ट का इन्होंने चैलेंज किया था। हाई कोर्ट ने 5 बातें बताई। जैसे पहला ये बताया कि जो लीकर पॉलिसी फॉर्मुलेट किया गया था उसमें अरविंद केजरीवाल का हाथ है। अच्छा, दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट और वर्सेस अरविंद केजरीवाल नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल वर्सेस ED है। तीसरा ये बताया हाई कोर्ट ने कि अरविंद केजरीवाल का रिमांड और गिरफ्तारी का मुकदमा एज पर कानून के हिसाब से होना चाहिए, ना कि एज पर चुनाव के हिसाब से होना चाहिए। कानून चाहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो या आम इंसान हो, सबके लिए एक बराबर है। तो ये दलीलें दी गई। और साथ में आज अभी तक का सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने चैलेंज करा था, उसमें सुप्रीम कोर्ट में बोला कि 23 अप्रैल को फिर से सुनवाई होगी और उस टाइम डिसाइड होगा। तो जैसे कि ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में मनीष सिसोदिया के बारे में बताया है कि वो पिछले 1 साल से जेल में कैद हैं, लेकिन उनका गुनाह अभी तक साबित नहीं हुआ है, फिर भी वो जेल में क्यों बंद है? क्या इसके पीछे बीजेपी का हाथ है?
नहीं, देखिए उन्होंने वीडियो में बस लोगों को गुमराह करा है, इसके अलावा कुछ नहीं करा है। और आप तुरंत डेटा देखेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल देने से इनकार किया, इस बेसिस पे करा। ईडी ने जो सबूत पेश किए उसमें ये सबूत से पता चल रहा है कि जो मनीष सिसोदिया जी हैं, उन्होंने जो लिकर पॉलिसी था उसमें स्पेशली इन्वॉल्वमेंट है, और 338 करोड़ रुपये का लेन देन, गलत तरीके से लेन देन का सबूत मिला है। और साथ में उसमें ये भी बोला गया है कि ये लेन देन एक सिग्नल ऐप के जरिए थ्रू सारा चीज चैट हुआ था, और इलेक्ट्रॉनिक चैट भी उनको सबूत में मिला है। इसीलिए उस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल देने से इनकार कर दिया। ऐसा नहीं है वहाँ पे बीजेपी बैठ के या नरेंद्र मोदी, अमित शाह या राजनाथ सिंह बैठ के उनका सुनवाई कर रहे हैं और उनको बेल नहीं दिया जा रहा है। तो जैसे कि अरविंद केजरीवाल जेल जाने से पहले कॉन्फ्रेंस में एक वर्ड का यूज किया था, PMLA, जिसके तहत शायद ये होता है कि 2018 में ये चीज़ लागू हुई थी। तो उसके पहले था कि अगर कोई भी जेल जाता है तो उसको आसानी से आप बेल ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2018 के बाद जब से लागू हुआ है तब से किसी को आसानी से बेल नहीं मिल सकती। जब तक वो बेकसूर या इनोसेंट साबित नहीं हो जाए तब तक वो जेल से नहीं छोड़ा जाएगा। तो इस साथ में ये भी कहना है कि ये जो भी हो रहा है वो बीजेपी दूसरों के लिए कर रही है, अपने लिए नहीं कर रही। तो इसमें आपका क्या कहना है? सबसे पहले मैं आपको और आपके ऑडियंस थ्रू एक क्वेश्चन करना चाहूँगा। कोई भी लॉ बनता है तो एक पार्टिकुलर मुख्यमंत्री के लिए बनता है या देश के पूरे जनता के लिए बनता है? जाहिर सी बात है पूरी जनता के लिए बनता है। जनता की, मैं मानता हूँ PMLA लाया गया तो ऐसा नहीं है कि बस मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए लाया गया। वो चाहे अपोजिशन की पार्टी का कोई मुख्यमंत्री हो या रूलिंग पार्टी का कोई बड़ा नेता हो, सबके लिए सेम लॉ अप्लीकेबल होता है। PMLA लाया गया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसमें नया में ये चेंजेस करा गया कि जब तक आप इनोसेंट साबित नहीं होते तब तक आपको बेल नहीं दिया जा सकता। तो मैं पूछना चाहूँगा, बेल नहीं दे सकता तो बस अरविंद केजरीवाल के लिए लागू नहीं होता। अगर चाहे वो एक आम इंसान भी जेल जाता है तो उसको भी इनोसेंट साबित होगा तभी वो बेल पे रिहा होंगे। या कोई रूलिंग पार्टी, यानी अभी जो गवर्नमेंट है या बीजेपी की या कहीं की भी रूलिंग पार्टी, वो भी जेल जाएंगे तो बिना इनोसेंट साबित हुए बाहर बेल पे नहीं निकल सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कुछ लॉ बनाया तो स्पेशली उनके लिए डिजाइन करा गया। वो सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए देश की जनता के लिए बनता है चाहे, और वो लॉ सबके लिए बिल्कुल समान रूप से अप्लीकेबल होना चाहिए। इसी को डेमोक्रेसी बोलते हैं, ना कि डिक्टेटरशिप बोलते हैं। जैसे कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने एक कॉन्फ्रेंस में बताया कि उनके कांग्रेस के जितने भी बैंक अकाउंट है सारे फ्रीज कर दिए गए हैं। तो इसमें क्या बीजेपी का हाथ है? देखिए, मैं क्लियर करना चाहूँगा, हर चीज़ में बीजेपी की हाथ नहीं होती है। हर चीज़ का एक लॉ ऑटोमेटेड बनता है तभी एक देश सुचारू रूप से चलता रहता है। चाहे आप बड़ी चैन के नीचे सोए रहते हैं, लेकिन आप पता नहीं है बॉर्डर पे कैसे लोग वहाँ पे गुजार रहे हैं, सैनिक कैसे हमारे लड़ रहे हैं, कैसे मेहनत कर रहे हैं। तो एक सुचारू रूप से हर चीज़ चलाने के लिए एक लॉ होता है। अगर आप देखोगे उसमें उन्होंने जो अपना रिटर्न फाइल करना होता है, ITR जिसको बोलते हैं, एक तय सीमा होता है हर चीज़ को फाइल करने के लिए, और उस तय सीमा के अंदर फाइल नहीं करते हो तो आपको एग्जम्पशन नहीं मिलता है। उसके साथ आपके ऊपर बहुत सारा पेनाल्टी लगा दिया जाता है। तो जो उनका फ्रीज अकाउंट हुआ है इसीलिए हुआ था कि उन्होंने मेरे हिसाब से 1700 करोड़ रुपये, आई थिंक, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 1700 करोड़ का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनको नोटिस भेजा। शायद उन्होंने जवाब नहीं दिया, उसके लिए उन्होंने बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। उसमें ये दिया गया कि उनका जो रिटर्न फाइल करने के तय सीमा के अंदर उन्होंने फाइल नहीं किया था, उन्होंने लेट से फाइल किया। इसके पीछे क्या रीजन दिया गया उनके एडवोकेट या चाहने वाले की तरफ से कि बस 30 से 45 दिन का लेट हुआ है। उस 30 से 45 दिन के बाद ही रिटर्न फाइल कर दिया था, ड्यू डेट के बाद, फिर भी उन्होंने फ्रीज कर दिया। मैं पूछना चाहूँगा, अगर 30-35 दिन एक आम इंसान गलती से रिटर्न फाइल ना करे तो क्या उसको छूट मिलेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल। उसका भी सेम वही लॉ अप्लाई, रूल अप्लाई होगा जो कि चाहे कांग्रेस की नेता हो या आम आदमी पार्टी के या बीजेपी की पार्टी का ITR की बात करें, सेम तीनों के लिए अप्लाई होता है। अगर रिटर्न ड्यू डेट से नहीं फाइल करी तो, अंदर ड्यू डेट का डेडलाइन के अंदर फाइल नहीं करी तो सब लॉ सबके लिए सेम होता है, ना कि इसके नज़रिए से दूसरा देखा जाएगा और उसके नज़रिए से दूसरा देखा जाएगा। तो ये बिल्कुल गलत है। वो एज पर इनकम टैक्स हुआ और उसमें कोई बीजेपी का हाथ नहीं था, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ नहीं था। एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है एक ऑटोनॉमी बॉडी है, वो खुद अपना सुचारू रूप से चलती है, उसमें कोई गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता है। तो जैसे कि ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में बताया कि इलेक्ट्रॉनल बॉन्ड जो है, जो कि बीजेपी के बारे में बहुत गलत जोड़ा गया है उससे, कि उसके साथ बहुत ज़्यादा बीजेपी स्कैम किया है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? एक सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहूँगा,
इलेक्टोरल बॉन्ड बस बीजेपी गवर्नमेंट ने अपने लिए नहीं बनाया, वो सारी राजनीतिक पार्टियों के लिए बनाया है। और आप 2018 से पहले बात करें तो उसके पहले बहुत सारे लोग डोनेशन दिए हैं, चाहे हर राजनीतिक पार्टी को डोनेशन दिए है। आप डेटा उठाइएगा 2011 से, मैं बताना चाहूँगा आपको, 2011 से डेटा उठाएंगे, उसमें एक रिपोर्ट प्रकाशित करी गई थी जिसमें बताया गया कि मोर देन 53% जितने भी राजनीतिक पार्टियाँ, उनका सोर्स पता नहीं है कि किसने डोनेशन दिया है। सारे राजनीतिक पार्टी को मिला के बोला है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, या कांग्रेस हो, या बीएसपी हो, या कोई और रूरल पार्टी हो। तो इलेक्टोरल बॉन्ड से पहले, जब इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं था, उससे पहले हमारे पास कौन सा डेटा देगा? कांग्रेस कहाँ से पैसा उठाई है, या आम आदमी पार्टी कहाँ से पैसा उठाई है, कैसे पता चलेगा? एटलीस्ट बीजेपी आई तो इलेक्टोरल बॉन्ड लाई, जिससे तो आज तो आप बता पा रहे हैं ना कितना पैसा दिया, किस कंपनी ने कितना चंदा दिया और किस किस पार्टी को दिया। तो आप बस एक पार्टिकुलर चीज़ को लिए डेटा उठा लेना बीजेपी का, आप में से डाटा माइनिंग करेंगे तो आम आदमी पार्टी को ही बहुत सारा चंदा मिला है, और साथ में कांग्रेस पार्टी को भी बहुत सारा चंदा मिला गया। और उठाएंगे डेटा, हर किसी का कुछ ना कुछ तो होता है। उस साथ में मैं ये बताना चाहूँगा, कोई भी राजनीतिक पार्टियाँ होती है, उनका मेन उद्देश्य क्या होता है? उनका मेन उद्देश्य होता है कि मैं चुनाव लड़ना है, जीतना और देश की भलाई करना है। वो एक अपना बिजनेस नहीं खोले हुए हैं कि उनको कैसे पैसा आता है। उनका पैसा कैसे थ्रू आ सकता है? चंदा के थ्रू आ सकता है, मेंबरशिप के थ्रू आ सकता है, कॉर्पोरेट फंड के थ्रू आ सकता है। यही मेन रिसोर्स होता है उनको फंड रेज करने के लिए। आपको पता है कि हर चुनाव में अपनी अपनी राजनीतिक पार्टी को बहुत सारे एक्सपेंस खर्चे होते हैं, जैसे कि कैंपेन करना, आपने होर्डिंग बड़े बड़े देखा होगा, डिजिटल मतलब उस पर एडवर्टाइजमेंट कराना, इसमें बहुत सारा खर्च लगता है। ओवर द कोई रैली होती है, देखें आप, बड़े बड़े आयोजन कराया था, उसके लिए बहुत सारा इक्विपमेंट लगता है, बैठने की व्यवस्था की जाती है। उस खर्च के लिए कहाँ से कोई राजनीतिक पार्टियाँ पूरी करेंगी? क्योंकि खजाना तो, जो देश का खजाना, वो तो पर्सनल काम के लिए यूज नहीं कर सकती राजनीतिक पार्टी की, वो तो जनता की भलाई के लिए यूज कर सकते हैं। तो जो उन्होंने जो भी फंड लेते हैं अरेंज करने के लिए, वो चंदा के थ्रू लेते हैं। अब मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको, जैसे उन्होंने हमेशा ये मतलब बोला, या कोई भी अपोजिशन वाले बताते हैं कि बस चंदा लिया गया किसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। मैं बोल रहा हूँ फ़ायदा दोनों को हुआ। जैसे कि मैंने बताया कि पार्टी फंड रेज करती है, कॉर्पोरेट फंड के थ्रू भी रेज करती है। यहाँ पे मेनली कॉर्पोरेट फंड की मैं बात करना चाहूँगा। कोई भी बिजनेस में अगर अच्छे सरकार चलेगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, तो उस पार्टिकुलर व्यापारी को, एंटरप्रेन्योर को बहुत फायदा होगा। मैं बोल रहा हूँ अमन गुप्ता आज एक बहुत बड़े व्यापारी एंटरप्रेन्योर हैं, ऐसे बन थोड़े गए। उसके पीछे हमारे जनता का, सबसे बड़ी हमारे गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने इस नीति और ऐसा पॉलिसी बनाएंगे जिससे कि मतलब इजीली इंपोर्ट कर सके कोई भी सामान। सुन आपको पता होगा कि वो चाइना से माल इंपोर्ट करते थे अपने हेडफोन के लिए, अब यहाँ पे इंडिया में स्थापित। और वो नीति, अगर वो पॉलिसी नहीं बनता तो कहाँ से अमन गुप्ता इतना नहीं बन पाते। हो सकता है कि वो नौकरी कर रहे थे, आज तो कम से कम उनकी बोट कंपनी बहुत सारे लोगों को रोजगार दे रही हैं। तो अगर मान लो कोई ऐसा नीति बनाया जाता है जिससे कि बिजनेसमैन को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने के लिए मिले, उसको हर चीज़ रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाए, उसको कम खर्चे में अपना बिजनेस को ग्रो कर पाए, तो उसको चंदा देने में क्या फ़र्क, क्या नुकसान है उसको देने के लिए? किसी भी राजनीतिक पार्टी को देगा कि वो चंदा देगा तभी कोई गवर्नमेंट अच्छे से काम करेगी, जीत के आएगी और सुचारू रूप से देश की अर्थव्यवस्था को सुधार करेगी। और देश का अर्थव्यवस्था सुधार होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा और अच्छी नीति और पॉलिसियाँ बनाई जाएंगी, तब जाके किसी भी हम सब आगे एक साथ बढ़ेंगे। तो और कोई भी कॉर्पोरेट आदमी या कोई भी कंपनी किसी पार्टिकुलर राजनीतिक पार्टी को चंदा देती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पार्टिकुलर अपना काम करने के लिए चंदा देती है। हो सकता है कि उसको पता है कि एक गवर्नमेंट आएगी तो फोकस करेगी और हमें आगे बढ़ाएगी, और हम आगे बढ़ेंगे तो ऑब्वियस बात है मुझे फायदा होगा। तो उसको कुछ अपना थोड़ा सा ऐसा चंदा देने में क्या फर्क है, क्या दिक्कत है? वैसे देखा जाए कांग्रेस ने भी 2013-14 से बहुत सारा चंदा लिया है, ऐसा तो है नहीं। 2013-14 से अभी भी ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कोई पार्टिकुलर फायदा के लिए ही चंदा दिया जाता है या लिया जाता है, वो तो अपनी स्वेच्छा के अनुसार दिया जाता है, लिया जाता है। तो इससे कि पब्लिक को भी तो सोचना चाहिए, अगर बीजेपी को इसके साथ स्कैम करना होता तो ये रूल बनाता है क्यों? जैसे 2018 से पहले कांग्रेस ये सब करता था, उसका कोई डेटा नहीं है अभी तक, उसने कितने पैसे लिए, किस ने पैसे लिए। अगर ये रूल बीजेपी लाई है तो स्कैम कैसे हुआ? पब्लिक को सोचना चाहिए। अगर बीजेपी को लुटना ही होता फिर ये ऋण क्यों लाती, सबके सामने क्यों लाती कि सबसे ज़्यादा बीजेपी पैसा लिया है? वो तो गवर्नमेंट चाहती तो छुपा भी सकती थी। राइट, तो इसी को मैं बताना चाहूँगा। इसलिए मैं बोला कि आखिर ये डिक्टेटरशिप कैसे बोला जा सकता है, इसको कैसे डिक्टेटर हो गए ये सब जो बड़े बड़े नेता, कैसे तानाशाह हो गए?
क्योंकि तानाशाह का मतलब क्या होता है, आप जाके, मैं एग्जांपल देना चाहूँगा आपको, आप जाइए नॉर्थ कोरिया चले जाइए, जो किम जोंग है, वहाँ पे देखिए तानाशाह का मतलब क्या होता है। चाइना में जाके देखिए, चाइना में जाकर देखिए, कुछ आवाज़ यहाँ पे तो कुछ भी लोग इंडिया में जो मन करे वो बोल सकते हैं, कभी देश के टुकड़े की बात करते हैं, कभी देश की आज़ादी की बात करते हैं, फिर भी कुछ नहीं होता। आप वहाँ पे जाके बोलिए, आप गायब हो जाएंगे। चाइना में गायब लोग कर दिया, वहाँ गवर्नमेंट है गायब कर दीजिए। चाइना में एक केस हुआ था, अली बाबा का नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उन्होंने कुछ बोला था, चाइना गवर्नमेंट मतलब एक देश 2 साल से उनको पता भी नहीं चला वो कहाँ गए। राइट, उन्होंने कुछ बोला, उनका फाउंडर का नाम, अलीबाबा का फाउंडर का नाम जैक मा है, उन्होंने कुछ बोला, सही बात है, 2 साल तक पता नहीं चला। ऐसे ही आप वहाँ पर चले जाइए, नॉर्थ कोरिया में चलिए, किम जो यहाँ तक ही होता है कि अपना जो हेयर स्टाइल होता है उसके अकॉर्डिंग रखना पड़ता है हमें, रखना, उसको तानाशाही बोलते हैं। यहाँ पे तानाशाही क्या है, आप देखा जाएगा तो जैसे आपने जिक्र करा, वो वीडियो बनाते हैं तो हमेशा अपोजिशन के बड़े बड़े नेता के, बस उनके तब बीजेपी के अगेंस्ट बात करते हैं। तो मैं बोला तो आर्टिकल 370 हटा, तो क्या उसको तानाशाही बोलेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल ही बोलने। जब हिंदुओं की बात करा जाए, राम मंदिर बना तो उसको तानाशाही बोलेंगे? तो सबके लिए बनाया गया, तानाशाही होते तो अपना खुद का फायदा देखते। अगर बात की जाए तो अभी अयोध्या में बहुत बड़ा मस्जिद बन रहा है, बनने और बहुत बड़ा कुरान रखा गया है, तो क्या तानाशाही का मतलब हुआ? नहीं, एक डिक्टेटरशिप का मतलब हुआ, डेमोक्रेसी का मतलब हुआ? डेमोक्रेसी का हुआ। राइट। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, तो वहाँ पे कुछ कोई नहीं बोलता है, लेकिन हाँ कुछ भी होता है बस लिंक कर दिया जाता है, बीजेपी को लिंक कर दिया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को लिंक कर दिया, और साथ में पीएम मोदी को लिंक कर दिया जाता है कि उनका हाथ है। कैसे हाथ होगा? आप अगर कुछ बोलने का हक है तो इसका मतलब आप नहीं कुछ भी बोल सकते, बोल पाए। आप पहले की नीतियाँ देखें, आज एटलीस्ट हमारे इंडिया को बाहर के विदेशों में बहुत तो पहचान तो मिली है। पहले यही बात करें 2014 का डेटा उठाइए, कोई पहचान नहीं मिली है, कोई पहचान नहीं थी हमारे इंडिया में, सब लोग हंसते थे। आज एटलीस्ट आप गर्व से तो बोल सकते हो कि हाँ इंडिया में ये चीज़ चल रहा है, वो चीज़ चल रहा है। हर जगह इतना 140 मोर देन 140 करोड़ का हमारा आबादी है, मैनेज करना बहुत बड़ी बात है। मतलब देखा जाए तो आपको 5-6 अमेरिका ऐसे हमारे पॉपुलेशन में बन सकता है, बन सकता है। अगर मैनेज करें तो हर चीज़ छोटा छोटा चीज़ होता रहेगा, क्योंकि मैनेज करना बहुत बड़ी बात है। तो इसका ये नहीं है कि अगर कुछ मैनेज करना थोड़ा बहुत दिक्कत आ रहा है, कुछ हमसे कुछ कुछ बातें चलता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ का डेमोक्रेसी खराब हो गया, यहाँ पे नेता डिक्टेटर हो गए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि केजरीवाल जेल गए, तो ध्रुव राठी ने उनके बीजेपी के खिलाफ आकर सारा वीडियो बना दिया कि डिक्टेटरशिप हो रहा है इंडिया में, पीएम मोदी ये वो, मतलब बहुत सारा बात बोला, जो भी बोला बीजेपी के अगेंस्ट बोला। जब सीएए लागू हुआ उस टाइम बोला गया इंडिया में पूरा अफवाह फैला था कि जितने भी मुस्लिम हैं सबको बाहर निकाल दिया जाएगा। जब उस टाइम गलतफहमी था, तो गलतफहमी दूर करने के लिए उसको वीडियो बनाना चाहिए ना, कि हाँ इसमें ऐसा कुछ नहीं, उसको समझाना चाहिए। तो जब केजरीवाल जेल में गए तो उन्होंने बीजेपी के खिलाफ बोला, जब बीजेपी सही काम कर रहा था सीए के खिलाफ, जो कि सबको पता है कि उसमें किसी मुस्लिम को अभी तक बाहर नहीं निकाला गया है। इंडिया में जितने भी लॉ बने हैं आज तक, हिंदू मुस्लिम दोनों को फायदा हुआ है, तो फिर उस टाइम पे तो बनाना चाहिए, उसका बड़ाई करना चाहिए। राइट, बिल्कुल बनाना चाहिए। अगर आप देश के लिए अच्छा हित में सोचते हैं तो हर चीज़ के लिए वीडियो बनाना चाहिए। आपको हक है बोलने के लिए, क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है। अगर ये चीज़ नहीं बोला जाता तो मेरे हिसाब से वो आदमी देश के हित के बारे में नहीं सोच रहा है, वो किस पार्टिकुलर अपने फ़ायदा के लिए फायदा नहीं सोचता है। जैसे सीए आया, ऐसे ही एक किसान भाई के लिए आंदोलन आया था जिसमें एमएसपी के लिए लागू करेंगे, उसमें भी बहुत सारे लोगों ने गुमराह करा था। लॉ में कुछ और था, समझाया कुछ और गया। वैसे ही सीएए जब आया ऐसे ही कुछ और समझाया गया, तो हमेशा गुमराह करने की कोशिश की गई। और आप देश के बारे में हित सोचते हैं, जो भी लॉ बनता है एटलीस्ट आप पूरा पढ़िए। और आप किसी चीज़ के लिए गलत के लिए बात बोल सकते हैं तो किसी फायदे के लिए बात बोलना चाहिए, तभी इसको डेमोक्रेसी बोल सकते हैं, और तभी इसको हम अच्छा एक सुचारू रूप से हमारा देश आगे बढ़ सकता है और समृद्ध बन सकता है और हमारा डेवलप कंट्री बन सकता है। मैं इसी पे एक बात बोलना चाहूँगा, जिसमें 2014 की इलेक्शन था, तो उसमें केजरीवाल जितने भी कांग्रेस, जितने मतलब कांग्रेस हो गया, बीएसपी जितना भी है, सबको चोर पता नहीं क्या क्या बोले थे, आज वो सबसे मिले हुए हैं। तो उसमें एक न्यूज रिपोर्टर उनसे पूछ रहे हैं कि 2014 में जब आप सबके खिलाफ थे, सबको चोर बोल रहे थे, आज आप क्यों मिले हुए हैं? तो उनका जवाब ये आया कि आज के टाइम में कुछ भी करो, किसी से मिलो, लेकिन बीजेपी को हराओ, अमित शाह और मोदी का जोड़ी को तोड़ना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी को तोड़ना है तो मैं गलत रास्ते पर चला जाऊँगा। तो उनको जब अपने 2014 के बयान पर टिकना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल टिकना चाहिए। जब मैं बोला मेरा थीम है कि मैं ये लोग सारे चोर हैं, तो मेरा थीम ही तो गलत हो गया। तो मैं बोला जिस रास्ते से मुझे जाना था और रास्ते पे पत्थर गिर गया, तो मुझे फिर उस रास्ते को तोड़ के क्यों जाना? फिर जाना है। जब आपने पहले उनको चोर बोला था, आज उनके साथ क्यों मिलकर काम कर रहा है? आज क्यों बोला जा रहा है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तानाशाही देश में फैल रहा है? कैसे फैल रहा है? कोई भी लॉ है, कोई भी चाहे लॉ हो, सबके लिए बराबर है। एक आम इंसान जाता है, उसके परिवार वालों को इतना ही दुख होता है जितना कि बड़े नेता अपने जेल जाते हैं, क्योंकि सबका घर का जो भी जेल जाता है
सबके लिए सेम फीलिंग्स होता है, लेकिन वो चीज़ नहीं देखा जा रहा है। वहाँ पे बड़े नेता के साथ अलग मतलब वीआईपी कल्चर ला दिया जाता है और आम इंसान के लिए छोड़ दिया जाता है। तो कभी लोग वीडियो बनाते हैं या कभी लोग बोलते हैं, तो आम इंसान के लिए क्यों नहीं बोला जाता है? एक आम इंसान अगर जेल जाता है तो उसके लिए, भलाई के लिए क्यों नहीं बात करी जाती है? क्यों बस जब बड़े नेता जाते हैं तो उसके सपोर्ट के लिए आवाज़ उठाई जाती है? तो इसी बात पे मैं एक और बात बताना चाहूँगा आपको। जैसे कि मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन 9 से 10 बार केजरीवाल को ईडी ने समन भेजा था। जब उनके में गलती नहीं थी तो उन्होंने डेट क्यों मतलब निकालते गए? जब फर्स्ट टाइम आया उसी टाइम जाकर मिलना चाहिए था उनको, कि वो गलत नहीं थे। जब आप गलत नहीं करोगे डरोगे क्यों? राइट, बिल्कुल मिलना चाहिए। तो मुझे ये भी मामला समझ में नहीं आया, आखिर वो क्या चाह रहे थे? तब ईडी जो है उसने भारत के बीजेपी गवर्नमेंट ने नहीं बनाया है। वो पहले से ही लॉ एक ऑटोमेनस बॉडी है जो कि पहले से बनता हुआ आके चला आ रहा है। उसका अलग से उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया कि आपको ये काम करना है। जब ईडी ने दिया पहला सामान, दूसरा सामान, तो उन्होंने पता नहीं क्यों नहीं गए। उनको जाना चाहिए, अपना प्रूफ देना चाहिए। एटलीस्ट वहाँ पर जब हो सकता है जेल में नहीं होते हैं, तो खुद रूल तोड़ के, इतने पढ़े लिखे होकर बोलते हैं रूल के खिलाफ मैं नहीं जाता, खुद रूल तोड़ के, जब सामने वाला जब वो पढ़ा लिखा ईडी है, वो जानते हैं ईडी का पावर ऑफ इंडिया में क्या है, तो जब समझ में आया तो उनको फर्स्ट टाइम ही जाना चाहिए। फर्स्ट टाइम जाते शायद अभी वो जेल में ना होते। बिल्कुल नहीं। इतने सारे रूल तोड़ने के बावजूद वो कैसे बोल सकते हैं कि मैंने गलत नहीं किया? बहुत सारा गलत किया है उन्होंने। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से और अपने दर्शकों के माध्यम से मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा कि आप अब अपना आवाज़ जरूर उठाइए। किसी के गुमराह में कभी ना आइए, किसी का नहीं दिखाया हुआ बस मैं बताना चाहूँगा ये हाथ मेरा दिख रहा है, इधर साइड मेरा कुछ और, इधर साइड कुछ और, दोनों को समझा जाए, परखना चाहिए और साथ में अपनी आवाज़ उठाना चाहिए। पहला रेज योर वॉइस करना चाहिए। साथ ही वोट आ रहा है, आप सबको वोट देना मैंडेटरी है, आपको वोट देना चाहिए। और साथ में अगर आप उठाओगे, पहले का कोई भी डेटा उठाओगे, एंड 30 से 35% लोग वोट देने नहीं जाते हैं, तो सबको कन्विंस करना चाहिए कि आप वोट देने जाओ। अच्छा सरकार चुनोगे, हो सकता है कि आगे चल के डिक्टेटरशिप ना आए। जो लोग लगा रहे हैं आरोप, हो सकता है कि उनका डिक्टेटरशिप ना आए। एटलीस्ट जो गवर्नमेंट है, आपको जो अच्छा लगे सब चीज़ सोच समझ के देना चाहिए। और चौथा बात, हंसना कभी नहीं भूलना चाहिए और प्यार फैलाना कभी नहीं भूलना चाहिए। आप हंसोगे, प्यार फैलाओगे, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों, आप सबको वीडियो कैसे लगी और अच्छी लगी हो जरूर आप अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली वालों के साथ शेयर जरूर करना और ढेर सारा प्यार देना। इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। और दोस्तों, आप लोग से एक अपील है कि कोई भी कुछ भी बोले तो उसकी बातों में ना आए, क्योंकि अगर मैं बीजेपी का सपोर्ट करता हूं तो मैं बीजेपी का डाटा लेके आपके सामने बात करूंगा। अगर मैं केजरीवाल का सपोर्ट करता हूं तो केजरीवाल का डेटा लेकर मैं बात करूंगा। आप लोग किसी को भरोसा नहीं करो, गूगल पे सर्च करो, जितने भी डेटा है सबके पड़े हुए हैं। आप खुद से पढ़ो और खुद से जिम्मेदार बनो। जय जय हिंद।